भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय बताती रही है। वहीं हर वर्ष की तरह इस साल भी भाजपा ने आपातकाल की बरसी पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया और इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 25 जून 1975 को देश में लोकतंत्र की हत्या हुई थी। देश की नई पीढ़ी को उस दौर के बारे में अवश्य जानना चाहिए ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जा सके। वहीं कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इतिहास को देखने का हर दल का अपना नजरिया हो सकता है। कांग्रेस का आरोप है कि वर्तमान समय में केंद्र की भाजपा सरकार अपने राजनीतिक हितों के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा को लेकर भाजपा को पहले अपने वर्तमान आचरण पर भी आत्ममंथन करना चाहिए। 25 जून को हम लोग संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं क्योंकि 25 जून 1975 को इस देश में इमरजेंसी लागू हुआ था और लोकतंत्र की हत्या हुई थी, संविधान की हत्या हुई थी। जितने भी गैर कांग्रेसी लीडर थे सबको जेलों में डाल दिया गया था। इतिहास को अपने तरीके से आप देख सकते हैं, ये उनकी इच्छा है और ये मैंने देखा है कि जब भी सरकार भाजपा की होती है किसी राज्य में या देश में तो पहला काम वो क्या करते हैं, किताब, इतिहास, साहित्य को अपने तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। वो भाजपा की सरकार का अपना एक ध्येय हो सकता है। दुरुपयोग कर आवाज़ को दबाया जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, निर्वाचन आयोग, कोई संस्था हो। इस बीच एनसीईआरटी की नवी कक्षा की नई किताब में 1975 से 1977 के बीच लागू हुए आपातकाल का जिक्र किया गया है। वहीं पाठ्यक्रम में आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों पर लगे प्रतिबंध, राजनीतिक गिरफ्तारियां और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर पड़े प्रभाव को शामिल किया गया है। वहीं केंद्र सरकार और भाजपा इसे इतिहास की महत्वपूर्ण घटना बताते हुए छात्रों को इसकी जानकारी देने की बात कह रहे हैं। वहीं इस मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री ने भी भाजपा को बेशरम पार्टी बताते हुए आरोप लगाया कि वह बच्चों की किताबों पर भी राजनीति कर रही है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं इस मामले में मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पूरे देश में आपातकाल को थोपा था। इस पीढ़ी को जानना चाहिए कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई थी। भाजपा एक ऐसी पार्टी है, ऐसी बेशरम पार्टी है जो बच्चों के किताबों में भी राजनीति कर रही है। ये इनकी हल्की सोच है। कांग्रेस ने अनेकों दशकों तक राज किया, लेकिन कांग्रेस ने कभी बच्चों के भविष्य के साथ राजनीति नहीं करी। ये पहली सरकार है देश के इतिहास में जो युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हकीकत को स्वीकार नहीं कर पाती, जो वास्तविकता है उससे ये अपने मुंह मोड़ लेते हैं। जिस पार्टी ने पूरे देश में आपातकाल को थोपा था और अराजकता का माहौल था, यदि इस देश के भावी पीढ़ी इस चीज को नहीं जानेंगे तो लोकतंत्र के प्रति उनका विश्वास कैसे जमेगा। आपातकाल को लेकर सियासी बहस भले ही नई नहीं हो, लेकिन 51 साल बाद भी यह मुद्दा भारतीय राजनीति में उतना ही प्रासंगिक बना हुआ है। एक और भाजपा इसे लोकतंत्र और संविधान पर हुए सबसे बड़े प्रहार के रूप में पेश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक नजरिए से देखे जाने वाला विषय बता रही है। इसी बीच एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में आपातकाल से जुड़े अध्याय को शामिल किए जाने के बाद यह बहस अब राजनीतिक मंचों से निकलकर कक्षाओं तक पहुंच गई है। वहीं ऐसे में आने वाले दिनों में इतिहास, लोकतंत्र और आपातकाल को लेकर सियासी बयानबाजी और तेज होने के आसार हैं। रायपुर से अद्वित नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गोहार। छत्तीसगढ़ आपातकाल पर सियासत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल के अध्याय के क्या है मायने। आपातकाल की बरसी पर हो रही सियासत कितनी जायज। आपातकाल को बीजेपी क्यों बता रही लोकतंत्र का काला दिवस।
कांग्रेस क्यों लगा रही बीजेपी पर किताबों पर राजनीति करने का आरोप। तो देश भर में आज भारतीय जनता पार्टी आपातकाल की 51वीं बरसी को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। इस अवसर पर बीजेपी विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए आपातकाल के दौर को याद कर रही है और इसे लोकतंत्र का काला अध्याय बता रही है। वहीं इसी बीच एनसीईआरटी ने कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्यपुस्तक में आपातकाल से जुड़े अध्याय को शामिल किया है, जिससे इस मुद्दे पर सियासी बहस तेज हो गई है। कांग्रेस इस फैसले को इतिहास के राजनीतिक इस्तेमाल से जुड़ते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है, जबकि बीजेपी का यह कहना है कि देश की नई पीढ़ी को लोकतंत्र पर आए उस संकट और आपातकाल के दौर की सच्चाई से अवगत कराना बेहद जरूरी है। चलिए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सौरभ साहू जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सौरभ जी स्वागत है आपका IND24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। रविंद्र जी आपका भी स्वागत है IND24 में। शुरुआत में शर्मा जी आपसे करना चाहूंगा। के शर्मा जी, 51 साल के बाद अब आपातकाल की उन काली यादों को याद करते हुए और ये कहना कि भाई नई पीढ़ी तक भी पहुंचाना जरूरी है, और कांग्रेस का ये कहना कि राजनीतिकरण किया जा रहा है। भाई 9th क्लास की एनसीईआरटी की किताबों में आपातकाल का चैप्टर अगर आप रख रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, तो वो इसे इस रूप में देख रहे हैं कि भाई राजनीति हो रही है। और वो जो आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास को तोड़ मरोड़ करके अपने हिसाब से मोल्ड कर देती है, कैसे देखते हैं आप इसे, क्या कहेंगे शर्मा जी? देखिए दिव्यांशु जी, स्वतंत्रता के पहले क्या स्थिति थी राजनीति की और स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हुई, ये जब जानने का अधिकार है, तो स्वतंत्रता के बाद हमारा लोकतंत्र कैसे कैसे दौर से गुजरते हुए आज इस स्थिति में मजबूत लोकतंत्र की स्थिति में यदि खड़ा है, सबसे बड़ा लोकतंत्र विश्व में, तो ये निश्चित रूप से जानने का विषय है। और केवल पुस्तक ही नहीं, आज तो कई सारे माध्यम हो चुके हैं कि कोई भी चाहे तो उसकी वास्तविकता तक पहुंचने के लिए अध्ययन कर सकता है। अब जो पाठ में है कि लोकतंत्र के लिए चुनौती, इस विषय को निश्चित रूप से चुनौती है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक दल इसको लेकर के कोई आपत्ति करे। यदि आपत्ति है, उसमें कोई गलत जानकारी, गलत तथ्य है, तो कोर्ट का रास्ता लोकतंत्र में खुला हुआ ये भी है। उस दौर में भी कोर्ट के मामले को भी, कोर्ट के निर्णय के बाद की स्थिति जिस ढंग से निर्मित हुई, 21 महीने तक जिस ढंग से आपातकाल लागू हुआ, अखबारों पर जिस ढंग से रोक लगाई गई, मौलिक अधिकारों पर हनन की बात आती है, यदि इसमें कहीं कोई गड़बड़ी है, कोई गलत जानकारी है, तो निश्चित रूप से कोई भी इसमें जनहित याचिका लगा के कोर्ट जा सकता है। अब इसको बात को लेकर कहें कि आज क्यों इसकी आवश्यकता पड़ रही है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस बार बार अघोषित आपातकाल की बात करती है, संस्थाओं पर, संवैधानिक संस्थाओं पर तमाम प्रकार के आरोप लगाती है, लेकिन जनता अभी भी क्यों सरकार के साथ खड़ी, क्यों मोदी के साथ खड़ी, क्यों भाजपा के साथ खड़ी, ये भी सोचने वाली बात। उस समय जब जनता खड़ी हुई, पहली बार गठबंधन बनता है और मोरारजी देसाई सरकार बन जाती है 1977 में, तो आज की स्थिति में जनता क्यों विपक्ष के साथ नहीं खड़े हुई? तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार एक बड़ा विषय है, और सरकार यदि विपक्ष भी, चाहे वो विपक्ष ही हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि कार्रवाई कर रही है, तो जनता इंतजार कर रही कोर्ट से क्या किस प्रकार से फैसला आता है। ये तमाम प्रकार की बातें हैं। मुझे लगता है कि कोई भी विषय को लेकर के यदि उसमें तथ्यपरक यदि जानकारी है, तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सौरभ जी, एनसीईआरटी के विषय में, एनसीईआरटी की अगर किताब में आपातकाल को शामिल किया जा रहा है, जो बात जैसे शर्मा जी कह रहे थे कि भाई 1947 में हमें आज़ादी मिली, तो उस बारे में तो हम पढ़ते ही हैं ना, या 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके बारे में पढ़ते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं, पानीपत के जो युद्ध हुए थे उनके बारे में भी पढ़ते हैं, यानी इतिहास के बारे में जो जो घटनाएं उनको पढ़ते हैं। फिर आपातकाल अगर शामिल किया जा रहा है तो उसमें आपत्ति क्यों है, सौरभ जी? देखिए दिव्यांशु जी, जिस तरीके से आपातकाल की ये जो बात बार बार उठाते हैं भाजपा के लोग, आप देखिए कि आज जो देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात की जानी चाहिए, उन पर बात नहीं होती है। तो कांग्रेस का तो सीधा सीधा आरोप ये होता है कि पहले इन सब जो तथ्य परख मुद्दे हैं या फिर जो जनता के जुड़े मुद्दे हैं, उन पर बात होनी चाहिए। जहां तक इस विषय को शामिल करने का विषय है, मैं बिल्कुल शर्मा जी की बात से इसमें सहमत हूं कि पहले उसके तथ्य को परख लेना चाहिए, और उसके बाद अगर उसमें कोई ऐसी बात होती है
कि अगर उसमें कोई गलत जानकारी दी जा रही है तो निश्चित रूप से उस पर ऑब्जेक्शन करना है, और वो तो अभी शामिल हुआ है तो वो एक जांच का विषय है। उस पर जो उसमें क्या कंटेंट आ रहे हैं उसको जब पढ़ेंगे और उसके बाद उस पर कुछ ऑब्जेक्शन आता है तो निश्चित रूप से उस बात को भी कांग्रेस पार्टी जो है वो उठाएगी। लेकिन जिस तरीके से जो बीजेपी एक नैरेटिव सेट करने का काम करती है किसी भी मुद्दे पर दिव्यांशु जी, हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि आज जिस तरीके की स्थिति है, जो शर्मा जी भी कह रहे थे ना कि अघोषित जो हम आपातकाल की बात करते हैं, तो पिछले एक दशक से तो दिव्यांशु जी वही चल रहा है। मैं आपको बताता हूं कि उस समय का जो आपातकाल था वो तो संवैधानिक था, आर्टिकल 352 के तहत लगाया गया था, राष्ट्रपति के द्वारा लगाया गया था और पूरे नियम के साथ लगाया गया था। आज जिस तरीके से जो हम बात करते हैं जिस आपातकाल की, जो ईडी, आईटी और सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको जिस तरीके से बीजेपी के जो सरकार है वो यूज करती है, आप देख लीजिए कहीं पर भी न्यायपालिका भी आज प्रभावित लगती है, मीडिया भी प्रभावित लगती है। कहीं पर भी इस बात से इनकार कोई नहीं कर सकता कि ये जो सारी एजेंसीज हैं ये आज सरकार के दबाव में काम कर रही है, और निश्चित रूप से जो विपक्ष के लोग हैं उन्हीं पर कार्रवाई होती है। दिव्यांशु जी, पूरा डाटा है इसका। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार टिप्पणी की है और बहुत हार्श टिप्पणी की है कि आप विपक्ष पर ही कार्रवाई करते हैं, और जो एजेंसी है उनका भी कन्विक्शन रेशो इस बात को प्रूव करता है। ठीक है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि भाई लोग हैं आज भी देश में आपातकाल जैसी स्थिति है का काम करते हैं, और हमारा तो सीधा सीधा आरोप है कि ये जो आज के ज्वलंत मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए ये सब बातें करते हैं। क्योंकि आज अगर इनको 2014 की भी मोदी की गारंटी की बात करने कह दूं तो मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, रोजगार की बात कर लूं एक शब्द नहीं निकलेगा, किसानों की बात कर लो, महिलाओं की बात कर लो, कानून व्यवस्था की बात कर लो, भ्रष्टाचार की बात कर लो, एक शब्द बीजेपी के लोग नहीं बोल पाएंगे। नहीं, शब्द निकलेंगे, अभी रविंद्र जी के मुंह से शब्द भी निकलेंगे और वो अपनी बात में का जो ध्यान है भटकाने का, ये पूरा का पूरा ये षड्यंत्र है। ठीक है, रविंद्र जी शब्द निकालने के लिए ही बैठे हैं। जी रविंद्र जी बोलिए, आपकी बारी। का ये बयान एकदम शर्मनाक और निंदनीय लग रहा है कि अभी आपातकाल है। क्या आपातकाल लगा हुआ है? आपने लगाया। वो कह रहे हैं आपातकाल नहीं है, आपातकाल नहीं, अघोषित आपातकाल है, अघोषित आपातकाल। नहीं, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। अभी क्या आपातकाल है? कौन से धारा के तहत लग गया? धारा 356 लग गया, धारा 352 लग गया, धारा 360 लग गया। आपने आपातकाल लगाया और उसको बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप किया, और राष्ट्रपति ने लगाया। राष्ट्रपति क्या होते हैं? कैबिनेट का परामर्श वो होता है। आपने भेज दिया, उन्होंने कर दिया, और आज दिख रहा है उसके ऊपर बोल रहे हैं आप लोग। एक चीज बताऊं, ये एक सनकी व्यक्ति का जो न जनप्रतिनिधि था और सत्ता के मद में घमंड होके ना ये आपातकाल लगाया था। अरे अंग्रेजों ने तो एक समय लोकतंत्र की बहाली की बात कर रहे थे। चाहे 1935 का भारत सरकार अधिनियम देख लीजिए, धीरे धीरे वो तो लोकतंत्र में आ रहे थे। आपने लोकतंत्र की हत्या की। भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के लोग थे जो उन्होंने संविधान को बचाने का काम किया, क्योंकि आपने संविधान को तोड़ने का काम किया, संविधान का दुरुपयोग किया। आप बड़ा घमंड करते हो ना, आजादी का लड़ाई लड़ा हमने। अरे हमने लोकतंत्र को बचाने का लड़ाई लड़ा है और जीवित रूप से हमने देखा हुआ है। आप लोगों ने क्या किया? इंदिरा गांधी का जब क्या कहते हैं, अब आप न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, मैं आपको सुनाता हूँ क्यों लोकतंत्र में आपातकाल लगा था, उसके कारण क्या थे, तात्कालिक परिस्थिति क्या थी। आपने क्या किया? जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में तय थी हार, तो आपने क्या किया? क्या कहते हैं, लोकसभा से बहुमत के दम पे 2/3 पे संविधान संशोधन करवाया, उसके अगले दिन राज्यसभा से करवाया, और उसके अगले दिन देश के आधी मतलब राज्यों से कराए, क्योंकि आपके देश के आधे राज्यों से ज्यादा में सरकार थी। और कारण क्या कि इंदिरा गांधी के चुनाव को किसी भी न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी। यही था आपातकाल, अपनी सत्ता बचाने के लिए। और किसी व्यक्ति को गोली मार दी जाती ना, तो आपने कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि आपातकाल में उस पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगता। अभी क्या आपातकाल का दौर है? न्यायपालिका की बात करें तो आपको बताओ, न्यायपालिका पे जब क्या कहते हैं राहुल गांधी को राजस्थान हाई कोर्ट ने दोषी ठहराया, तो आप लोगों ने पूरे भारत में ना जगह जगह न्यायपालिका के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया। और आप लोग न्यायपालिका की बात करेंगे, आपने प्रेस पे सेंसरशिप लगाई, और न्यायपालिका उस समय आपातकाल के आड़ में आपने नजबंदी करा, और शर्म नहीं आती कांग्रेस के लोगों को? आप लोग कहते हो कि हम लोग संवैधानिक प्रावधानों का उपयोग किया। अरे माफी मांग लेते कम से कम कि हमसे गलती हो गई थी उस समय, और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो कि हम आपातकाल सही लगाए थे करके। इतनी तो शर्म होनी चाहिए आपको। लोकतंत्र की हत्या करके आप कहते हो कि हमने सही किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। इसी के कारण है कि कांग्रेस आज पतन की राह है कि अपनी चीजों को जस्टिफाई करती है। चलिए ठीक है, सौरभ जी जवाब दीजिए।
देखिए दिव्यांशु जी, मैंने जैसा अपने वक्तव्य में कहा था ना आपसे कि जितने भी मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे, मोदी की गारंटी पे भाजपा के प्रवक्ता के मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, ये बात मैंने कही आपसे और वो एकदम सच साबित हो गई। दूसरी बात ये कह रहे थे कि इंदिरा गांधी जी का चुनाव जो रद्द करने वाली जो ये तथ्य दे रहे थे ना कि इस वजह से इस तरीके की आपातकाल लगी, तो ऐसा कोई स्थिति थी नहीं। सही स्थिति क्या थी दिव्यांशु जी, बताता हूं आपको। 12 जून 1975 की बात है, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये केस आया था, तो अगर इमरजेंसी लगानी होती तो उसी दिन लगा दिए होते, अगर इस तरीके की कोई बात करनी होती हमको तो। जो आपका आपातकाल लगा वो 25 जून को लगा, तो ये 10 दिन का जो पीरियड था उसके पहले क्यों नहीं लगा देते अगर इस तरीके की बात होती तो। आप देखिए कि 24 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले पर रोक लगाई थी ये वाली, और जी, और उसके बाद फिर आप देखिए कि 7 नवंबर 1975 को तो ये पूरी तरह से रद्द कर दिया गया था। आप उसके बाद भी और ये देख लीजिए बात कि इसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए टी स्वामीनाथन जी, इसके जस्ट बाद का चुनाव, इंदिरा गांधी जी तानाशाह थी आप ये कहते हैं, उन्होंने इतना स्वतंत्र चुनाव आयुक्त नियुक्त किया कि उसके बाद उस चुनाव में जो इंदिरा गांधी जी की हार होती है। तो ये लोकतांत्रिक एक व्यवस्था थी। उस समय जो देश काल परिस्थिति थी दिव्यांशु जी, 1975 की बात कर रहे हैं, आज हम 2025-26 में बैठे हैं, उस बात को समझ करके उसको जस्टिफाई करने की बात आज हम कर भी नहीं रहे। उस समय जो परिस्थिति रही होगी, भाजपा के भी नेता थे, भाजपा तो खैर जन्म नहीं हुआ था उस समय, जनसंघ था, तो उनके भी नेता थे वहां पर। तो उस समय इन्होंने क्या किया आपातकाल को खत्म करवाने के लिए, क्योंकि 19 माह के बाद में जो आपातकाल था वो इंदिरा गांधी जी ने स्वतः ही खत्म किया था। उसके लिए तो भाजपा के कोई नेता जो है वो आंदोलन किए थे कोई बड़ा कि आपातकाल को खत्म कर दो, इस तरीके तो कोई बात ही नहीं हुई थी, क्योंकि इनका जिस तरीके से आप देखिए कि आजादी के लड़ाई में भी कोई योगदान नहीं था, वैसे ही आपातकाल को खत्म करने के लिए इनका क्या योगदान था, फिर ये बता दें अगर इतना ही गलत था, शर्मा जी से क्या इनके नेता नहीं थे उस समय? तो उस समय वो लोग कहां थे, उन लोग क्या बात कर रहे थे? आज आप 50 साल के बाद इस बात को करते हैं और देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकलता। ठीक है शर्मा जी, आपने दोनों की बात सुनी, सौरभ जी की भी बात सुनी, रविंद्र जी की बात सुनी। मैं चाहूंगा कि एक टिप्पणी आप करें, उसके बाद रविंद्र जी आपके पास आऊंगा। जी शर्मा जी। लोकतंत्र में सबसे बड़ा निर्णय होता है जनमत का, और जनमत ने 1977 में निर्णय दिया, जबकि एक बड़ी पार्टी के खिलाफ, जैसे मैंने पहले ही कहा कि छोटे छोटे दल मिलकर के, भाजपा भी नहीं थी, जनसंघ था, और तमाम प्रकार मिलकर जब जनता पार्टी बनाते उसकी सरकार बन जाती। इसके पीछे जनता की भावनाएं ही तो थी। आज यदि जो आपातकाल की, घोषित आपातकाल की बात करें तो जनता क्यों उनके साथ खड़ी हुई है, सरकार के साथ? लगातार 22 राज्यों में भाजपा की सरकार क्यों बन रही है? तो ये तमाम प्रकार की बातें हैं कि जनमत को कांग्रेस क्या समझा पा रही है, और यदि गलती है तो उसको स्वीकार करते हुए क्या आगे बढ़ना चाहिए? क्या गांधी परिवार के अतिरिक्त दूसरा यदि उस कांग्रेस में आगे चलता, एक बात की बात है 77 के बाद यदि दूसरा कोई चलता तो वो क्या इस गलती को स्वीकारते हुए उसमें आगे बढ़ जाते कि इस ढंग से हमारा हुआ था, आगे नहीं होगा? लेकिन ये तमाम प्रकार की बातें इतिहास को याद दिला के भाजपा स्वतंत्र, जो कांग्रेस कहती है, एक लाइन में समझ में आए कि स्वतंत्रता हमने दिलाई, आंदोलन में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब जो लोकतंत्र को बचाने में भाजपा ये बताना चाहती है कि हमने आपातकाल में संघर्ष किया, मीसाबंदियों को 25,000 रुपए छत्तीसगढ़ में प्रति माह दिया जा रहा है, लगभग 250-300 मीसाबंदी हैं। तो उनकी पत्नियों को भी, उनके खत्म होने के बाद भी पेंशन के रूप में मीसाबंदियों की पत्नियों को भी राशि दी जा रही है। तो ये हम लोकतंत्र बचाने का काम कर रहे हैं, तो वो स्वतंत्रता आंदोलन का काम किया। बार बार आता है कि भाजपा ने स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान था। तो एक बड़ी बात जो भाजपा दिखाना, जो मुझे जो लगता है कि जनता को बताना चाहती है कि हमने आपातकाल को रोका है और हमने लोकतंत्र की रक्षा की है, और आज हम तमाम प्रकार के जो उपाय कर रहे हैं लोकतंत्र के हित में। ये राजनीतिक विषय है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि 75 से 77 में जो कुछ हुआ, क्या वो सही था? कांग्रेस उसको सही ठहराती है क्या? ये बड़ा सवाल। ठीक है रविंद्र जी बोलिए। सबसे बड़ी बात है, अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता भी सुन रहा था कि मतलब निष्पक्ष निर्वाचन नहीं हो रहा है। अरे भाई, केरल में क्या हुआ? निष्पक्ष नहीं तो इस्तीफा दे दो। तमिलनाडु में क्या हुआ? निष्पक्ष नहीं तो इस्तीफा दे दो। मतलब इनके अनुरूप यदि कहीं चुनाव जीत गए तो सब बढ़िया है, और जहां हार गए तो वहां पर क्या है? तानाशाही है। छत्तीसगढ़ में 2018 में चुनाव जीत के आए, बोलते ही इनमें हिम्मत थी कि मतलब गलत चुनाव हुआ था। मध्य प्रदेश में जीत के आए थे, राजस्थान में जीत के आए थे, इनमें दम था तो बोलना था गलत है। मतलब जीत के आएगा तो लोकतंत्र की जय, और जहां पराजय हो गया तो लोकतंत्र मुर्दाबाद। ये तानाशाही बोलते हैं। और रही बात, लोग तो आप बोल रहे थे ना इतने दिन में खत्म हो गया था, 25 जून को लगाए थे। अरे वो तो भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के नेता थे, 1 लाख लोग जेल गए तो इंदिरा गांधी धरी तो लोकतंत्र का समापन हुआ, क्या कहते हैं, आपातकाल का।
नहीं तो आप तो नहीं मालूम, उसको 6 साल के लिए बढ़ा दिए थे लोकसभा को। जरा एक बार पढ़ के देख लेना उस आपातकाल के उपबंधों को। 6 साल के लिए आपने लोकसभा को बढ़ाया था। विरोध भी नहीं करते, 1 लाख लोगों को आप जबरदस्ती बिना किसी कारण को उठा के लेके जा रहे हो, तो उस आपातकाल को आप लोग जायज ठहरा रहे हो। तो कांग्रेस की मति भ्रष्ट हो चुकी है, पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी, पूरे मुख्य धारा से हट चुकी। दूसरी बात, लोकतंत्र में आप इस तरह ये करेंगे तो हम विरोध नहीं करेंगे। आपने देश के लिए क्या किया मैं गिनाना नहीं चाहता। कौन सा कांग्रेस का नेता मतलब फांसी पे चढ़ा, मुझे बता दीजिए देश की आजादी में। भगत सिंह तो कांग्रेसी थे नहीं, उधम सिंह तो कांग्रेसी थे नहीं, खुदीराम बोस तो कांग्रेसी थे नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी ने आपको छोड़ दिया था, चंद्रशेखर आजाद जी मारे गए कांग्रेस के थे क्या? जितने भी जो शहीद हुए थे एक भी व्यक्ति कांग्रेस का नहीं था, एक भी। और आप आजादी का श्रेय लेते हैं, वो अलग विषय है, मैं उस पर आऊंगा। तो कांग्रेस कहीं पर टिकेगी भी नहीं ना। बहुत साल आप लोगों ने कर लिया। और आपने कहा 1977 के बाद 1980 में इंदिरा गांधी को ये कर लिए थे, हम ताना चाहते तो 2014 का चुनाव हारते, 2018 का चुनाव नहीं हारते, 2023 का चुनाव ये करते, लगातार जीत रहे। तो जनमत को स्वीकार करिए। और ये मोदी सरकार है जिसकी योजनाओं के बारे में भी गिनाने का विषय नहीं है ना, आज आपातकाल का विषय है। धारा 370 को आप लोगों ने थोपा अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध करके, और कितने साल तक चलाया आपने? 50 साल तक। हमारी इच्छा शक्ति थी, हमने 370 को समाप्त करके देश का एकीकरण किया। महिला आरक्षण पे भी क्या हुआ हमको मालूम है, गिनाने की जरूरत नहीं है, जो मुद्दा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आज आपातकाल का मुद्दा है। आपने लोकतंत्र की हत्या की और पूरे संविधान का आपने इसके अलावा भी मैं आपको गिनाऊंगा कितने बार आपने राष्ट्रपति शासन लगाया। देश में कितने बार लगा होगा राष्ट्रपति शासन? 95% आपने लगाया राष्ट्रपति शासन। चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने का काम आपने किया। और उसके अलावा धारा 356 का जो दुरुपयोग किया ना, सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे थे, बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था धारा 356 का अंतिम विकल्प के रूप में एक उपयोग करना, और आपने प्रथम विकल्प के रूप में किया। 1977 को भी भूल जाऊं तो आपने क्या किया उसको देख लीजिए। और संवैधानिक संशोधन, आप संविधान की बात करते हैं, 135 संविधान संशोधन हुए, 125 संविधान संशोधन कांग्रेस ने किया है। और इनको शर्म आनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि संविधान को तोड़ते हैं। कौन लोग थे? 42वां संविधान संशोधन जो लाया, 44वां संविधान संशोधन लाया, ये कांग्रेस ने लाया। संविधान का अपने अनुसार आपने संशोधन किया और देश की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का भी काम आपने। वो ये कहते हैं कि भाई आज देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति ऐसे है कि जितनी भी संवैधानिक संस्थान को कमजोर किया जा रहा है, ऐसा कांग्रेस का कहना है कि भाई संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। विपक्षी दल के नेताओं पे ईडी, आईटी और सीबीआई के छापे पड़ते हैं, और फिर वही नेता जब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वो एकदम पाक साफ हो जाते हैं। इस पे क्या बताइए? ये चरणदास महंत जी क्या बोलते हैं, सीबीआई जांच होना चाहिए। इनको भरोसा है उस जांच पे? झीरम पे हमने एनआईए की जांच कराई, इनको उस पर भरोसा नहीं था, उसके जांच रिपोर्ट पे। न्यायिक आयोग 2 गठन हुआ, उसके रिपोर्ट पे इनको भरोसा नहीं। मैंने कहा ना, कांग्रेस अपने स्वार्थ के अनुसार और अपने अनुरूप जो हो सकता है वो सब अच्छा, बाकी सब बुरा। किसने किया था ईडी का गठन? कांग्रेस ने किया था, हमने नहीं किया था। आज उस संस्था पे इनको भरोसा नहीं। 50 बार सुप्रीम कोर्ट का क्या कहते हैं दृष्टांत है, जिसमें कहा था कि पिंजरे में कैद तोता। सौरभ जी से टिप्पणी लेते हैं आपकी बात पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। सौरभ जी, आपकी प्रतिक्रिया रविंद्र जी की बात पर। दिव्यांशु जी देखिए कितना स्पष्ट सवाल किया आपने, और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि इन मुद्दों पर बीजेपी के जो प्रवक्ता है बोलने नहीं पाएंगे। आपने बहुत स्पष्ट सवाल किया कि जो विपक्ष के नेता हैं उन पर ईडी कार्रवाई करती है, फिर वो जैसे ही भाजपा में आते हैं उन पर कार्रवाई बंद हो जाती है। ताजा एग्जाम्पल है आपके सामने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी का। आखिर ईडी ने चार्जशीट फाइल किया था उनके ऊपर, हजारों करोड़ का मामला था, और उसके बाद उनको बीजेपी में शामिल किया जाता है, बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं, आज मुख्यमंत्री है। हिमंता बिस्वा शर्मा वही एग्जाम्पल है। तो इन सब मुद्दों पर तो ये बोल पाएंगे ही नहीं ना, क्योंकि पूरी की पूरी दोहरा चरित्र है, दोहरी राजनीति है। ये है जो लोकतंत्र की हत्या है, वो ये है। अभी यही कह रहे थे ना कि एमपी में सरकार बनी थी हमारी, जो कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस पर विरोध क्यों नहीं किया? तो एमपी में फिर क्यों हॉर्स राइडिंग की गई? क्यों एमएलए तोड़े जाते हैं इस तरीके से दबाव डाल करके, ईडी, आईटी और सारी एजेंसियों का उपयोग करके? यही लोकतंत्र की हत्या है जो हम बार बार कह रहे हैं दिव्यांशु जी, कि यहाँ पर जिस तरीके से अघोषित आपातकाल है और लोकतंत्र की हत्या की ये जो बात हो रही है, वो यही चीजें हैं। आज मुद्दे से हट करके जो दूसरे तरफ ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, इमरजेंसी के काला दिवस घोषित करके, तो ये मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते, और लोकतंत्र को और विपक्ष को ये पूरी की पूरी जो सरकार है वो खत्म कर देना चाहती है। चलिए शर्मा जी, एक छोटी सी अंतिम टिप्पणी कर दीजिए, उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। जी शर्मा जी।
दिव्यांशु जी, संविधान को लेकर जो बातें हो रही है, लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस, तमाम इंडिया गठबंधन के नेता इस बात को कह रहे हैं। संविधान को लेकर के आम सभा में भी राहुल गांधी वो बात को कह रहे हैं, जनता तक वो बात क्यों नहीं पहुंच रही है? और मैंने पहले कहा कि यदि भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर कार्रवाई हो रही है तो सरकार में कोई एक ही पार्टी की सरकार रहेगी, एक ही गठबंधन की सरकार रहेगी, एनडीए रहेगी, ये तो जरूरी नहीं है। कल सरकार बदलेगी, आप विपक्ष पर कार्रवाई कीजिए। लोकतंत्र के लिए क्या उचित नहीं है कि जो पहले एक राजनीतिक समरसता के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ बड़े नेता चुनाव भी नहीं लड़ते थे, आज यदि ये स्थिति बदल रही है तो ये क्या लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है कि इससे नुकसान हो रहा है? ये समझने वाली बात है। विपक्ष को अपनी बात जनता के बीच ले जाना चाहिए, और जनता यदि जिस दिन समझ गई, जान गई कि वास्तव में अघोषित लोकतंत्र है, मुझे लगता है कि कितनी भी बड़ी सरकार हो, कितनी बड़ी राजनीतिक दल हो, उसे उखाड़ फेंकने में समय नहीं लगेगा। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर जनता ने ये चीज समझ लिया ना, चाहे कितनी बड़ी सरकार बनी रहे, जनता को उखाड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।